Welcome on my YouTube channel Compteria. The previous lecture of PGT Sociology and GIC Prakta Sociology we will discuss about चिंतन की तीन अवस्थाओं का नियम, हायरची ऑफ साइंस, गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, समाज शास्त्र और आचार शास्त्र, मानवता का धर्म. Now before wasting our time, we will start our new lecture. हर्बर्ट स्पेंसर 1820 to 1902. हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म 1820 ईस्वी को डरबी इंग्लैंड में हुआ. उनकी 1850 में प्रकाशित महत्वपूर्ण कृति सोशल स्टैटिक्स और 1863 में फर्स्ट प्रिंसिपल विशिष्ट कृति है. उद्विकास का नियम चार्ल्स डार्विन की कृति ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रस्तुत प्राणी शास्त्री उद्विकासी सिद्धांत से स्पेंसर प्रभावित थे. उन्होंने सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को विकसित किया. स्पेंसर के अनुसार दृश्य जगत पदार्थ और शक्ति के सम्मिलन से बना है. ये दोनों अपने अस्तित्व हेतु एक दूसरे पर आश्रित है. शक्ति सदैव गतिमान रहती है और शाश्वत भी है. स्पेंसर की कृतियों में सोशल एस्थेटिक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल्स, सिंथेटिक फिलॉसफी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, प्रॉपर स्फेयर ऑफ गवर्नमेंट, द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी. स्पेंसर के अनुसार उद्विकास के तीन प्रमुख सिद्धांत हैं. शक्ति शाश्वत है, पदार्थ का विनाश नहीं होता और प्रत्येक बीज चीज में एक गति होती है. सिद्धांतों के आधार पर स्पेंसर कहते हैं कि प्रारंभ में प्रत्येक पदार्थ एक अनिश्चित असंबद्ध समानता की स्थिति में होता है और बाद में निश्चित संबद्ध समानता भिन्नता में बदल जाता है. उपयुक्त आधार पर ही स्पेंसर ने उद्विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है, उद्विकास पदार्थ का समन्वय और उससे संबंधित गति है जिसके दौरान पदार्थ एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदलता है. स्पेंसर ने प्राकृतिक प्रवरण के नियम को समाज पर भी लागू किया. सोशल डार्विनिज्म. चार्ल्स डार्विन ने मानवीय उद्विकास का जैविकी सिद्धांत प्रस्तुत किया है. इनकी दो प्रसिद्ध ग्रंथों ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड डिसेंट ऑफ मैन डार्विन ने प्राकृतिक प्रवरण की अवधारणा को स्पष्ट किया. कालांतर में समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विनवाद का प्रयोग समाज के उद्विकास को समझने के लिए किया और एक प्रकार सामाजिक डार्विनवाद की स्थापना हुई. सामाजिक क्षेत्र में लुई मॉर्गन, टायलर और मार्क्स इन्होंने स्पेंसर के विचारों को अपनाकर आगे बढ़ाया. सुपर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, अधिजैविक उद्विकास की अवधारणा हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है. चार्ल्स डार्विन के जैविकी उद्विकास से प्रभावित होकर स्पेंसर इसे समाज पर लागू किया जिसे वे अधिजैविकी उद्विकास कहते हैं. प्राकृतिक वातावरण में अनुकूलता स्थापित करने के लिए पशु या जानवरों में वर्ण की प्रक्रिया द्वारा कुछ जैविक भेद उत्पन्न हो जाते हैं जबकि मानव में ऐसा नहीं होता. यही पशु और मनुष्य के बीच मुख्य अंतर है. मनुष्य उसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सांस्कृतिक तत्वों की रचना करता है जो जैविक नहीं होते. यही अधिजैविक उद्विकास है. मानव शास्त्री एल क्रोवर ने अधिजैविक संस्कृति की अवधारणा दी है. बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ. जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है कृपया वो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं. वैक्सीनेशन कराने से हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है तो कृपया वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराएं. सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिज्म. स्पेंसर ने साबिबी उद्विकासी सिद्धांत को समाज पर भी लागू किया. उन्होंने बताया कि समाज भी एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदला है जिनके प्रमुख चरण इस प्रकार हैं.
प्रारंभ में मनुष्य केवल अपने समूह, झुंड या परिवार की आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, आवास यहीं तक सीमित था। एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार की सामाजिक भावनाएं नहीं थी। यह आस्था अनिश्चित, असंबद्ध समानता की थी। परंतु कालांतर में मनुष्य के विचार, अनुभव और ज्ञान आदि में उन्नति हुई और वो समूहवादी से सामाजिक बन गया। सामाजिक जीवन के विभिन्न अंग स्पष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप समाज के विभिन्न अंगों के मध्य श्रम विभाजन और विशेषीकरण हो गया। लेकिन इन विभिन्नताओं के होते हुए भी समाज के विभिन्न अंग एक दूसरे से पृथक या पूर्णतया परे नहीं होते और उनमें कुछ न कुछ अंतर संबंध और आत्मनिर्भरता बनी रहती है। राज्य और परिवार एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं। सामाजिक जीवन और व्यवस्था एवं संगठन में एक निश्चितता पनप जाती है। अब समाज एक अनिश्चित, असंबद्ध समानता से निश्चित, संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। इसी अर्थ में स्पेंसर के अनुसार उद्विकास का नियम समाज पर लागू होता है। प्राणी शास्त्रीय उद्विकास की भांति सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित स्तरों से गुजर कर होती है। इसी क्रम में समाज का सरल रूप क्रमशः जटिल स्वरूप धारण कर लेता है। समाज और साव्यों में कुछ आधारभूत भिन्नताएं भी हैं। जैसे प्राकृतिक नियम के अनुसार साव्यव एक निश्चित गति से विकसित होता है। इसके विपरीत समाज का विकास प्राकृतिक नियम के अनुसार अपने आप न होकर मनुष्यों के सचेत प्रयत्नों के फलस्वरूप होता है। सावयवों का निर्माण अनेक कोशिकाओं से होता है, लेकिन वे संपूर्ण सावयव में इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि उनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव ही नहीं होता। परंतु यह बात समाज पर लागू नहीं होती। सावयव के स्नायु मंडल में चेतन शक्ति होती है, लेकिन समाज में नहीं। स्पेंसर जीवित शरीर की तुलना जब समाज से करते हैं तो उनका उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था की ओर इंगित करना होता है जिसमें समाजवादी व्यवस्था की तरह चेतन शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और ये निष्कर्ष निकालते हैं कि व्यक्ति का कल्याण राजकीय नियंत्रण में संभव है। सरलता से जटिलता के नियम के आधार पर ही स्पेंसर ने समाज के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। सरल समाज, इस प्रकार के समाज के उद्विकासी क्रम के प्रथम चरण में थे। इस प्रकार के समाजों में सभी क्षेत्रों में समानता व्याप्त थी और ऊंच नीच के भेदभाव का अभाव था। धीरे धीरे समाज जटिलता की ओर बढ़ने लगा। संश्लिष्ट समाज, इस प्रकार के समाजों का निर्माण कई मामलों में कई समाजों के मिलने से होता है। जैसे कई कबीले मिलकर एक हो जाएं, वे अपना एक राजनीतिक संगठन बनाते हैं, वे परिवार और समाज में नियंत्रण के लिए सामान्य नियम बना लें, तो ऐसे समाजों को संश्लिष्ट समाज कहेंगे। दोहरे संश्लिष्ट समाज, जब कई परिवार मिलकर गोत्रों का निर्माण करते हैं तो उसे दोहरे संश्लिष्ट समाज कहते हैं। तिहरे संश्लिष्ट समाज, ये समाज जटिल समाज हैं जिनका निर्माण कई गोत्रों से मिलकर एक जनजाति के निर्माण के रूप में होता है। जनजाति समाजों का विकास राष्ट्रीय राज्यों के रूप में होता है। सामाजिक नियंत्रण के साधन, ये साधन स्पेंसर के अनुसार 4: सरकार, धर्म, सामाजिक प्रथाएं और नैतिकता। स्पेंसर के अनुसार नियंत्रण के साधनों का आधार या तो बल है या भय। स्पेंसर के मत में जब मनुष्य नैतिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो जाएगा तो उसे राजकीय नियंत्रण की यहाँ तक कि अराजकता की धारणा का विकास होगा और राज्य स्वतः लुप्त हो जाएंगे। सैनिक और औद्योगिक समाज, स्पेंसर के मत में सैनिक समाज की तुलना में औद्योगिक समाज अधिक अच्छा है, क्योंकि इससे मनुष्य को नैतिक विकास के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। सैनिक समाज में क्रियात्मक शक्तियों को सैनिकों के लिए सुख सुविधाओं को जुटाने के उद्देश्य से नियोजित किया जाता है। औद्योगिक समाज में सैनिक शक्ति का प्रयोग केवल आंतरिक शांति व सुव्यवस्था को बनाए रखने और बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने के लिए किया जाता है। फर्डिनेंड टॉनिज जिन विद्वानों और दार्शनिकों के विचार से सबसे अधिक प्रभावित हुए उन्हें प्रख्यात दार्शनिक फ्रेडरिच पाल्सन, समाज मनोवैज्ञानिक विल्हेम वुंट उल्लेखनीय है।
टानिज पर अर्थशास्त्री वैगनर के इस विचार की स्पष्ट छाप है। राज्य द्वारा सामाजिक नियंत्रण का अधिकाधिक नियंत्रण होना चाहिए। ये विचारधारा टानिज द्वारा प्रस्तुत राजकीय समाजवाद की धारणा पर स्पष्ट देखने को मिलती है। टानिज की प्रमुख कृतियों में गेमिनसॉफ्ट और गेसिलसॉफ्ट, कम्युनिटी एंड सोसाइटी, नैतिकता और जनरीति, पब्लिक ओपिनियन, गेमिनसॉफ्ट और गेसिलसॉफ्ट में अंतर। एक स्तंभ में मैं समुदाय की चर्चा करूंगा, दूसरे स्तंभ में मैं समाज की चर्चा करूंगा। समुदाय का मतलब गेमिनसॉफ्ट, समाज का मतलब गेसिलसॉफ्ट। समुदाय में सामान्य इच्छा, समाज में व्यक्ति की इच्छा। समुदाय में सदस्यों का कोई व्यक्तिगत महत्व नहीं, समाज में सदस्यों का महत्व है। समुदाय में सामुदायिक स्वार्थों का प्रभुत्व, समाज में व्यक्तिगत स्वार्थों का प्रभुत्व। समुदाय में विश्वास, समाज में सिद्धांत। समुदाय में जन्ममत या जनमत और समाज में धर्म। समुदाय में रूढ़ियाँ और प्रथाएं, समाज में फैशन, धन और ढंग। समुदाय में सावयवी प्राकृतिक एकात्मकता, समाज में यंत्रवत अनुबंधनात्मक एकात्मकता, वाणिज्य व विनियम। समुदाय में सामान्य या सामुदायिक संपत्ति, समाज में निजी संपत्ति। टानिज के अनुसार समुदाय का अस्तित्व और उत्पत्ति सामुदायिक या सामान्य इच्छा के कारण होती है। समाज का अस्तित्व और उत्पत्ति व्यक्तिगत इच्छा के कारण होती है। टानिज के अनुसार समस्त सामाजिक संबंधों के दो मुख्य रूप हैं। जब एक समूह को या संबंध को एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थापित किया जाता है तो इसे व्यक्तिक कहते हैं। व्यक्ति को अपने सहयोगियों से आंतरिक सहानुभूति होती है और वो अनुभव करता है कि यह संबंध अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे दोस्ती, इसे टानिज ने वेसेनवाइल कहा है। समुदाय की विशिष्टता आधारभूत जीवन शक्तियों या आवेगों द्वारा उत्पन्न क्रिया है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में टानिज का योगदान है। समुदाय और समाज। टानिज का समाजशास्त्र, सामाजिक आदर्श, नियम और जनमत। समुदाय और समाज। टानिज के अनुसार सामाजिक संबंधों के दो आधारभूत स्वरूप, समुदाय और समाज। टानिज का समुदायवाद में दुर्खाइम द्वारा प्रतिपादित यांत्रिक एकात्मकता वाला एक समूह है। समुदाय के विपरीत समाज व्यक्तियों की एक समग्रता है जो कि अपनी अपनी व्यक्तिगत इच्छानुसार अपने निजी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अंतःक्रिया करते हैं। टानिज का समाज वास्तव में एक कृत्रिम यंत्र रचना है जिसे दुर्खाइम ने सावयवी संगठन या एकात्मकता पर आधारित एक समूह कहा है। सोरोकिन ने कहा है कि दुर्खाइम ने जानबूझकर अपने सामाजिक प्रारूपों का नाम टानिज द्वारा दिए गए नामों के विपरीत रखा है। इतिहास समुदाय से समाज की ओर, जनता की संस्कृति से राज्य की सभ्यता की ओर अग्रसर होता है। टानिज के अनुसार इस प्रक्रिया को पलटा नहीं जा सकता। व्यवधान के कारण आज का मैं लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ। कॉम्टेरिया पर नित्य निरंतर लेक्चर्स आते रहेंगे। कॉम्टेरिया लेक्चर्स बराबर निर्धन विद्यार्थियों की सेवा करता रहेगा। कॉम्टेरिया पर अनवरत लेक्चर्स आते रहेंगे। कॉम्टेरिया लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कॉम्टेरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।